नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर पानी और जमीन कैसे बटे हुए हैं। हमारे पास एक काफी विस्तृत विश्लेषण है इस पर, पृथ्वी पर जल और भूमि, एक विस्तृत विश्लेषण। तो आज कोशिश रहेगी कि इस बंटवारे को इसके कुछ जरूरी पहलुओं को समझें। शुरुआत करें तो पृथ्वी का कुल साइज, एरिया लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बहुत ज्यादा। और इसमें से, जैसा हम सब जानते हैं, करीब 71% तो पानी ही पानी है और बचा हुआ 29% हिस्सा जमीन है। ये एक मोटा हिसाब हुआ। अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, पानी की बात जब हम करते हैं तो ये 71% सुनने में तो बहुत लगता है, बिल्कुल, लेकिन इसका लगभग 96.5% मतलब लगभग सारा ही समझिए वो महासागरों और समुद्रों में है, खारा पानी। हाँ, जो हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है, वो कुल पानी का सिर्फ आप सोचिए 2.5% है। बस 2.5%? बस 2.5%। ये तो बहुत ही कम है। हाँ, और इस 2.5% का भी एक बड़ा हिस्सा, करीब 68-69%, वो ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों पर जमा हुआ है। अच्छा, जैसे अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड में? जी हाँ। और फिर लगभग 30% मीठा पानी जमीन के नीचे है, ग्राउंड वाटर। तो अगर जमा हुआ पानी हटा दें, जमीन के नीचे का पानी भी मुश्किल से मिलता है, तो फिर नदियों और झीलों में? वहीं आ रही थी मैं। नदियों और झीलों में जो पानी हमें आसानी से दिखता है और मिलता है, वो कुल पानी का सिर्फ 0.5% है। 0.5%? सिर्फ 0.5%? ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। हमारी सारी जरूरतें इसी पर टिकी हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए जल संरक्षण की बात इतनी अहम हो जाती है। और वैसे इन महासागरों की बात करें तो इनकी औसत गहराई भी काफी ज्यादा है, करीब 3.7 किलोमीटर्स। और वो सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच? हाँ, मारियाना ट्रेंच, वो तो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। 11 किलोमीटर? बाप रे। अच्छा, एक मजेदार बात उस विश्लेषण में ये भी थी कि अगर पृथ्वी गोल्फ बॉल जितनी हो तो समुद्र की परत उससे भी ज्यादा चिकनी लगेगी। हाँ, ये स्केल समझने में मदद करता है ना। खैर, ये तो हुई पानी की बात। अब जमीन पर आते हैं, जो 29% हिस्सा है। हाँ, पानी का हिसाब तो दिमाग घुमा देता है। अब ये जो 29% जमीन है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। तो इस 29% का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 37%, खेती के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए? जी। उसके बाद करीब 31% पर जंगल हैं। जंगल भी काफी हैं। और फिर करीब 26% चारागाह है, मतलब घास के मैदान जहां पशु चरते हैं। तो खेती, जंगल, चारागाह, शहर और इंडस्ट्री कहाँ गए? वो बहुत ही कम हिस्से पर है। शहरी और औद्योगिक इलाके कुल जमीन का सिर्फ 1 से 3% ही घेरते हैं। सिर्फ 1 से 3%? पर लगता तो है जैसे शहर फैलते ही जा रहे हैं। हाँ, वो दबाव बढ़ रहा है, लेकिन जमीन का बड़ा हिस्सा अभी भी खेती, जंगल और चारागाह के लिए है। और हाँ, जमीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विश्लेषण में बताया गया है कि करीब 80% जीव जंतु, मतलब थलीय जीव, जमीन पर ही रहते हैं। तभी अमेज़न जैसे जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। सही कहा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये पानी और जमीन, ये दोनों आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? इनका संतुलन कैसे बनता है? इनको जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है जल चक्र, वाटर साइकिल। मतलब पानी का भाप बनकर उड़ना, वाष्पीकरण, फिर बादल बनना, संघनन, और फिर बारिश या बर्फ के रूप में वापस गिरना। हाँ, वर्षा। और फिर वो पानी नदियों, झीलों, समुद्रों या जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, संग्रहण। ये चक्र लगातार चलता है। और जमीन का रूप, वो कैसे बनता बदलता है? जमीन का स्वरूप लगातार बदलता रहता है। इसका कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। हाँ, वो धरती की सतह के बड़े बड़े टुकड़े। जी। उनकी धीमी गति से ही पहाड़, घाटियां, महाद्वीप बनते हैं। और जमीन की बनावट में अलग अलग चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, जो मिट्टी की क्वालिटी और उसमें मौजूद खनिजों को तय करती हैं। और एक बात और, वो खारे पानी को मीठा बनाने वाली तकनीक, डिसैलिनेशन। हाँ, डिसैलिनेशन। जहां मीठे पानी की बहुत कमी है, खासकर तटीय इलाकों में, वहां ये तकनीक अहम होती जा रही है। हालांकि ये महंगी और एनर्जी इंटेंसिव है शायद। हाँ, इसमें ऊर्जा काफी लगती है, ये इसकी एक चुनौती है।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात क्या निकलती है? यही कि पृथ्वी पर पानी तो अथाह है, नीला ग्रह कहते हैं हम इसे, लेकिन हमारे इस्तेमाल लायक मीठा पानी वो बस ना के बराबर है। सिर्फ आधा %। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जमीन, जिसका बड़ा हिस्सा खेती और जंगलों के लिए जरूरी है, वो भी सीमित है। ये आंकड़े हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इन संसाधनों का, खासकर मीठे पानी और उपजाऊ जमीन का, हमें कितनी समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, संतुलन बनाए रखना होगा। जी। प्रकृति अपने चक्रों से, जैसे जल चक्र और भूगर्भीय प्रक्रियाओं से, ये संतुलन बनाए रखती है, लेकिन हमारी गतिविधियां इस पर दबाव डाल रही हैं। सही कहा। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जानते हुए कि पीने लायक या इस्तेमाल लायक मीठा पानी इतना कम है और ज़मीन का बंटवारा हमारी खाने पीने, रहने और प्रकृति की ज़रूरतों के बीच इस तरह का है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में, अगले कुछ दशकों में, इन ज़रूरी संसाधनों के मैनेजमेंट में, उनके टिकाऊ प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौतियाँ कहाँ और किस रूप में सामने आ सकती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।